सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग सी सेट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2023 का सेट है और इंटेंशन यही है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम कंडीशन में सी सेट में जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है उसको बना पाएँ, उसको मतलब जो अप्रोच होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने की वो क्या होनी चाहिए उसको सीखेंगे। और 2023 क्योंकि बाय फार वाज द टफेस्ट पेपर इन द यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री ऑफ सी सेट, तो इसीलिए देखेंगे कि किस तरीके से अगर इसके 10-15 क्वेश्चंस को भी हम एग्जाम कंडीशन बनाना सीख गए तो फिर बाकी आप प्रैक्टिस करके खुद 2024 बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, या बाकी 2023 के भी खुद बढ़ाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जब भी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन करेंगे बाद में पैसेज पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद हम पैसेज में जाएंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल। अब जो यहाँ पे लिखा है वो हाईलाइट कर लेते हैं कि रैशनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट। ठीक है, रैशनल, प्रैक्टिकल, इमीडिएट एक्शन। ठीक है, पहला देखते हैं। ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ठीक है, अब पॉलिसी बनाना है, शुड बी मेड, तो पॉलिसी तो तुरंत बन जाएगी, तो वो हो गया इमीडिएट। फिर रैशनल और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है कि तुरंत बने। प्रैक्टिकल कैसे, क्योंकि प्रैग्मेटिक है तो प्रैक्टिकल वाली बात आ ही गई, बट हम श्योर नहीं हो सकते ये ऑप्शन सही है कि नहीं। फिलहाल ठीक लग रहा है, काट नहीं सकते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज। भाई देख रहे हो, बिल्कुल जीएस की तरह ऑल रिवर कभी हो सकता है लिंक जब वो कह रहा है इमीडिएट एक्शन। अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए तो ऑल रिवर सिस्टम हो सकता है, वैसे भी ऑल नहीं हो सकता और इमीडिएट एक्शन में भी ऑल नहीं हो सकता, किसी भी लॉजिक से भी नहीं हो सकता। काट दो भाई, बहुत पैसा लगता है ऑल रिवर, कैसे हो जाएगा, कोई सरकार नहीं कर सकती तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट। वाटर चैनल बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। ये तो बात सही है कि वाटर सरप्लस क्रिएट कर, वाटर चैनल क्रिएट करो वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट के बीच में, लेकिन ये चीज तुरंत कैसे होगी, इमीडिएट एक्शन भी तो चाहिए। ये मतलब सी वाला बी से तो ज्यादा बेटर लॉजिक है, बट ये इमीडिएट तो नहीं हो पाएगा ना, इमीडिएट। ठीक, तो ये तो काट दीजिए आप, क्योंकि इमीडिएट भी तो चाहिए रैशनल और प्रैक्टिकल के साथ। ये रैशनल है, प्रैक्टिकल है, बट इमीडिएट नहीं है। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। ये तो अच्छी बात है और ये सही भी लग रहा है, लेकिन वही बात है कि इमीडिएट एक्शन, ये तो बात सही है कि वाटर क्राइसिस को कम करना है तो वाटर डिमांड ही कम कर दो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, लेकिन वो वाटर डिमांड रातों रात तो नहीं कम हो जाएगी ना। अगर खरीफ की फसल शुरू हो गई है तो इस साल तो जो किसान ने करना था वो कर दिया, इंडस्ट्री जो चल रही है तो उसको अगर स्विच कराना है दूसरे मोड में तो रातों रात तो नहीं हो जाएगा, 6 महीने साल भर तो लगेगा भाई। अगर सोलर भी आया था तो शुरू में उसका टैरिफ कितना ज्यादा था, उसको यूज टू होने में हमें समय लग गया। यहाँ तो इमीडिएट चाहिए ना, तो क्योंकि डी वाला में सब कुछ सही है, लेकिन वो इमीडिएट वाले जो कैटेगरी है क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम डी को काटेंगे और फिर और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम ए पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि डी वाले में इमीडिएट एक्शन नहीं था, बाकी सब सही था, इसलिए हम डी नहीं कर सकते। अब बाय एलिमिनेशन एक ही ऑप्शन बच रहा है ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये इमीडिएट की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। अभी हमने देखो ऊपर का पैसेज पढ़ा भी नहीं, देख रहे हो, अच्छी बात, हमने यहीं से पढ़ के सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है ना इमीडिएट भी होना चाहिए, तो ये इमीडिएट में नहीं आ पाएगा। अगर आपको चाहिए तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं, चलो एक बार पढ़ लें। वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ठीक है, ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेच। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेच रीजन, ये भी ठीक है। ए थर्ड ऑफ होम लिव इन वाटर स्कार्स एरियाज। ठीक है, climate change, the demand of rising population, need of agriculture to keep pace and increase rate of urbanization, industrial, all exacerbate water stress। ये सारी ही चीजें हैं जिनकी वजह से वाटर स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर। जब खुद ही बोल दिया कि ये वाटर स्टेट सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हिंट दे रहा है कि खाली इंटर स्टेट रिवर से भी नहीं हो सकता, वो जो ऑप्शन हमने काटा था। ठीक है, और फिर इंटर स्टेट रिवर तो है ही, साथ में ये भी बता रहा है कि वो एग्रीकल्चर और हर जगह यूज होगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन, ये हाँ, की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। कह रहे हैं ना कि बैलेंस कैसे बनेगा, जब हम कंपीटिंग डिमांड्स बना देंगे, कैसे,
कंपीटिंग डिमांड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, तभी काम होगा। तो वेरियस स्टेक होल्डर्स का काम जब अगर आप देखोगे तो किस तरीके से बन रहा है, वो नीचे बन रहा है जब हमने क्या किया, एक नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल और पॉलिसी बना दी किस तरीके से वाटर एलोकेशन। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर समाहित हो जाएंगे, बाकी सब में सारे नहीं, बाकी सब में इंडिविजुअल हो रहा है, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने समझा दिया क्योंकि पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट, क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इंप्लाइड इन द पैसेज। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले। एजुकेशन मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज, तो ये तो अच्छी बात है, हो सकता है सही हो, अभी नहीं काट सकते, अभी हमें काटना है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी अच्छी बात है भाई, स्किल और ये सब तो अच्छी बात है ना। तीसरा, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, मिल गया, ओनली स्किल्ड वर्कर्स, तो बस काट दो उसको, यानी ये तो भाई सही नहीं हो सकता। डी पे आओ, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब देखो ये परफेक्ट केस है जहां पे अब आंसर नहीं निकल पाएगा, तो अब हम पैसेज पढ़ेंगे, पहले कोशिश करेंगे बिना पढ़े हो जाए, नहीं बन रहा है तो अब हमें पता है कि ए, बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। और एक ब्रॉड थीम समझ लेते हैं, ए में बात कर रहा है एजुकेशन की, बी में बात कर रहा है स्किल की, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं, ए में बात कर रहा है एजुकेशन की, बी में बात कर रहा है स्किल की, आप भी ऐसे ही कीजिएगा, गोला मार दीजिएगा वहां पे, ठीक है, जिस चीज पे, और लास्ट वाले में बात कर रहा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इनमें से जिसकी बात कर रहा होगा वही वाला सही है, यानी या तो पैसेज एजुकेशन से रिलेटेड होगा, या तो स्किल से रिलेटेड होगा, या तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एटलीस्ट एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया, बात समझ में आ गई, ये हेल्थ रिलेटेड है, एनीमिया की समस्या। आगे, अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे एनीवेयर 5 से % लेस प्रोडक्टिव है देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। इंडिया आल्सो एज अ लास्ट ट्यूबरकुलोसिस, दिख रहा है हेल्थ की तरफ ही जा रहा है, कॉस्टिंग, ठीक है, एनुअली। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल, इट इज बिकमिंग क्लियर दैट मेनी ऑफ द कॉग्निटिव माल नरिश, दिख रहा है हेल्थ की तरफ जा रहा है। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट, और अब आगे क्या कह रहा है, एक इकोनॉमी जो कि मोर डिपेंडेंट होगी ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, this poses a significant challenge and it is the one that really should be addressed given India's demographic outlook। अब देखो, अगर हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अच्छे से यूज करना है इकोनॉमी में, तो क्या चीज करनी जरूरी है, हेल्थ सुधारनी जरूरी है, जो पैसेज का ब्रॉड थीम निकल के आ रहा है, ठीक है। क्यों, आगे भी देखो, ये भी लिखा है कि माल नरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 or 3 times वर्स देन देयर एडिक्वेटली नरिश्ड पेयर, यानी कि अगर सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं किसी और देश में जहाँ पे वो अच्छी से मिल रही है हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो वही बात है कि हमारी इकोनॉमी में अगर हम स्किल दे भी दें, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं। तो यानी ये पूरा का पूरा किसकी तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ। तो देखो एग्जाम कंडीशन में आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो बस अब ये क्वेश्चन क्योंकि आसान हो गया, ठीक है, तो अब हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे हेल्थ की तरफ, और इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, समझाने में समय लग रहा है, खुद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, बहुत से लोग मैसेज करके ये भी बोल रहे थे कि सर समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ लॉजिकल लिखा है, रैशनल लिखा है, इन्फ्रेंस लिखा है। भाई वो लॉजिकल, रीजनिंग, इन्फ्रेंस, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल जीएस की तरह है, यहाँ पे ये सब समझना ही नहीं है। ध्यान से देखो जरूर, पहला क्या कह रहा है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट। वाह भाई वाह, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होता है क्या, सिर्फ गवर्नमेंट, मतलब हम अपने मन से चाहें तो बिल्कुल ही आतंक मचा दें कि सुबह से शाम कोयला जला रहे हैं, सुबह से शाम पेड़ जला रहे हैं, और बस सरकार देखे, मतलब खुद ही सोचो, ये कभी भी सही हो सकता है बिना पैसेज पढ़े, खत्म। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न, तो ये तो ठीक है, अभी तो ये फिलहाल ठीक लग रहा है, काट नहीं सकते। तीसरा, रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर, ये भी सही लग रहा है कि अगर रिस्क परसेप्शन फार्मर में नहीं होगा तो वो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आओ, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक, लो भाई, ये कोई मतलब लग रहा है शालीन भाषा को यूपीएससी के आईएएस ऑफिसर की, लग ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि मिटिगेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसी फॉर क्विक रिस्पॉन्स, सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स, तो लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट का है ही नहीं, कोई पॉलिसी है नहीं, सॉल्यूशन हो नहीं सकता। भाई साफ साफ पता चल रहा है एग्जाम कंडीशन में ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। तो दो चीजों पे आके हम ठहर गए, पहला क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो फिर उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, और या फिर जो फार्मर्स हैं उनके लिए रिस्क परसेप्शन मैटर करेगा। इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा जो हमें पढ़ने की जरूरत है। चलो पढ़ लेते हैं। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर, देखो फार्मर बेस्ड है तो मुझे लग रहा है फार्मर का ही होना है, आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड, लेस पोजेस लो एडेप्टिव कैपेबिलिटी क्लाइमेट चेंज, ठीक है, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट। क्लाइमेट चेंज भी आ गया बट अभी फार्मर पे ज्यादा जोर है, ठीक है, क्योंकि एडेप्टिव कैपेबिलिटी नहीं है टू क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि फार्मर कम पढ़ा लिखा है या खेती बाड़ी कम करता है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, अपने आप ही क्लाइमेट चेंज में नहीं हो पाएगा कुछ।
Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount alongside a fast mitigation response. Another solution to have a planned or policy driven adaptation would require the government to come with a policy recommendation. Perception is very necessary. देख रहे हो, परसेप्शन इज ए नेसेसरी प्री रिक्विजिट. लो भाई बोल ही दिया, एज इट इज वो लैंग्वेज आ गई. परसेप्शन जरूरी है और प्री रिक्विजिट है. अगर हमें अडेप्टेशन करना है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तो क्या है, परसेप्शन बहुत जरूरी है. वेदर फार्मर्स आर अडेप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स वेदर. लो भाई अब तो बिल्कुल ही थोड़ा भी अगर शक था तो आगे एज इट इज दे दिया. ठीक है, तो हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडेप्टेशन. हालांकि इतना काफी नहीं होता है. इट इज इंपॉर्टेंट हाउ फार्मर परसीव द रिस्क. बार बार वही लैंग्वेज आ रही कि फार्मर किस तरीके से परसीव करता है वो रिस्क को. तो भाई यही आंसर हो गया. लो काम खत्म. रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग. खत्म, इजी है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है ही नहीं क्या, नेक्स्ट ठीक है 11th वाला है. तो चलिए भाई 11th वाला देखते हैं नेक्स्ट में क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशल मैसेज. कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्फ्लुएंस क्रूशल मैसेज कुछ बिल्कुल जीएस की तरह करेंगे. बिजनेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर. ठीक है भाई, फ्यूचर में तुरंत नहीं कह रहे ना. बिजनेस जो एमिशन करेंगे उनको या तो बंद करना पड़ेगा या तो उनसे पेनाल्टी लोगे. तो ठीक है, अभी फिलहाल इसको मान लेते हैं कि क्या पता सही हो. द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब क्या मुझे फर्दर समझाने की जरूरत है कि आप लोग समझ चुके हैं. ओनली सॉल्यूशन ये जीएस है भाई, ये बिल्कुल जीएस है. खत्म. नेक्स्ट, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी. ये बात तो ठीक कह रहा ना. वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल इज नॉट ए वाइज, कि जब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो जाता तब तक वेट करते रहना ये कोई अच्छा, मतलब ये कोई समझदारी का उपाय नहीं है. बात तो सही कह रहा. नेक्स्ट, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन. लो भाई ऐसा हो सकता है क्या कि क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी चेंज तो अनसर्टेन है तो न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. जब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ही अनसर्टेन है तो न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल कैसे हो सकता है. अब कोई गरीब देश है, उसके पास मान लो सोलर वोलर की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके यहाँ बनती नहीं वो सोलर वाले मॉड्यूल्स, तो कैसे वो रिन्यूएबल पे हो जाएगा भाई. नहीं हो सकता ना. हमारे यहाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन 2030 तक रखा गया, न्यूक्लियर का तो 2050 में रखा गया. जब भारत जैसा 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये नहीं कर सकता तो अफ्रीका के गरीब देश कैसे कर सकते हैं भाई. नहीं पॉसिबल है ना. एकदम से रातों रात किसी को बोल देना कि नहीं अब तो आप नई इंडस्ट्री डालोगे तो रिन्यूएबल ही यूज करोगे, खुद ही समझो प्रैक्टिकल नहीं है. तो प्रैक्टिकल नहीं तो बी और डी तो हो नहीं सकता. आंसर या तो ए में होगा या सी में. ए में क्या कह रहा है, बिजनेस एमिशन करते हैं उनको बंद करना पड़ेगा या फिर हमें वेट करना है जब तक टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ जाती. वैसे वेटिंग करना तो सही नहीं होता, बट देख लेते हैं. और सी में, the emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change meanwhile could make a future transition away. कह रहा है ना future transition away. दो खुद ही बोल दिया. टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहा है ना, फ्यूचर ट्रांजिशन होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, चीप और नॉट माइट बी लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग. अब आगे, बिजनेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल. द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस. कह रहा है ना, वो बिजनेस जो हेज नहीं करेंगे अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स तो वो फेल हो जाएंगे. तो अगर वो बिजनेस अभी से कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे. ठीक है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ठीक है भाई, अब इन दोनों को कंपेयर करो. कह रहा है कि वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अनलेस टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी. बात तो सही है. ये वाला इनडायरेक्टली तो सही है कि खाली टेक्नोलॉजी जब तक नहीं बनेगी तब तक तो बात सही है, लेकिन ये वाली लाइन तो एज इट इज दे रखी कि बिजनेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन. देखो यही कह रहा है, बिजनेस जो हेज नहीं करेंगे अगेंस्ट द तो वो फेल हो जाएंगे. फेल कैसे होंगे, फेल ऐसे होंगे कि अगर वो कॉज करेंगे एमिशन तो या तो उनको बंद करना पड़ जाएगा या तो उनको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी. अब पेनाल्टी भरेगा तो वो प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद हो जाएगा. वही तो बात है, आउटकम्स फेल. तो देखो एज इट इज जो लैंग्वेज है वो रिपीट हो रही है ऑप्शन में. तो बस मिल गया आपको. बिजनेस जो हेज नहीं कर रहे हैं वो फेल होंगे. वो कैसे होंगे फेल, क्योंकि उनको या तो बंद करना पड़ेगा या तो पेनाल्टी लगेगी. खत्म. अब दो सही ऑप्शन जब फंस जाते हैं तो जैसे कि ए और सी, तो उनमें से कैसे देखना है वो जाके पैसेज से दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैशनल अजम्पशन. कोई फर्क नहीं पड़ता रैशनल लिखा है कि क्या लिखा है.
रैशनल। चलो पढ़ते हैं। पहला, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। तो हो सकता है भाई, अभी नहीं पता। नेक्स्ट, इट इज द जॉब ऑफ द, तो अभी ऊपर जस्ट देखा कि कोई भी चीज खाली जॉब ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व। बात समझ रहे हो, बार बार ट्रेंड रिपीट होगा, कोई भी चीज खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। नेक्स्ट, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अन। ऐसा हो सकता है कि हेल्थ प्रोटेक्ट की जा सकती है कि कभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही तो उनको होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई यूपीएससी का एग्जामिनर एक आईएएस से ये एक्सपेक्ट करेगा क्या? खुद ही बताइए आप लोग। आईएएस बनना है, क्या ऐसी चीज कभी एक्सपेक्ट कर सकता है कि हेल्थ को कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एनवायरमेंट जो बर्बाद हो रहा है तो होने दो? नहीं हो सकता भाई। तो सीधा ही काट दिया बीसी। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लेड टू सम अनहेल्दी वे। तो ये हो सकता है सही हो, इसमें कुछ गलत तो दिख नहीं रहा, ये भी कुछ हो सकता है सही हो। तो हम क्योर और प्रिवेंशन और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल या वेस्टर्न वैल्यूज वाले में से किसी एक के साथ जाएंगे। पढ़ते हैं। कह रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल आ गया, कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स बट द आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। लो, अब यहीं इसको निगेट भी कर दिया। कह रहा है कि इससे हो तो सकता है एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रिड्यूस, लेकिन ये आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अडॉप्ट करने के लिए। तो मतलब कि ये कारगर नहीं होगा, अडॉप्टेबल नहीं है मतलब फिर ये। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर, विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग ए नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल, बोल दिया ना इसने, वो कह रहा था खाली गवर्नमेंट, क्या कह रहा है, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस। ठीक है, लाइफ एंड डेथ, एंड येट बारिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ये क्या कह रहा है, सीम्स टू बी कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस, क्योंकि हमारे अंदर लेथार्जी है। तो लेथार्जी तो क्या है, हम ना एनवायरमेंट सुधारेंगे ना हेल्थ सुधारेंगे, तो उससे होगा क्या, हम बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो फिर अब उसके बाद क्या होगा, क्योर में, अब उसके इलाज में पैसे खर्च होंगे। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ही सुधार लेते तो फिर प्रिवेंशन में पैसा जाता है कि हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में हम भरोसा नहीं करते क्योंकि हम तो कलेक्टिव लेथार्जी में भरोसा करते हैं। तो हमारा क्या है, क्योर वाला तरीका। तो एक तरीके से ये बिल्कुल सही जा रहा है। और जो लास्ट वाला था, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, तो इससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है। जो मोस्ट रैशनल अजम्पशन है ना, दैट कैन बी मेड फ्रॉम, वो ये है। क्यों, साफ साफ बोला ना कि लेथार्जी है टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस, तो बस यही वाला हो गया। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस लेड टू सम अनहेल्दी वेज, उसने ये नहीं बोला, उसने क्या बोला है इसके बारे में कि अगर चेंज करेंगे लाइफस्टाइल में, कहीं भी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल नहीं दिखा है। यहां क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड वेस्टर्न वैल्यूज। यहां पे क्या लिखा है, कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। कह रहा है सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस, ठीक है, बट आइडिया पर, और कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज वर्ड है ही नहीं। तो जो चीज पैराग्राफ में नहीं दी है उसको हम अपने मन से अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर लाइफस्टाइल है तो वहां पे लाइफस्टाइल नहीं दिया है, वहां कैसी लाइफस्टाइल दी है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। तो वो ट्रेडिशनल वर्ड बिल्कुल एज इट इज मिलना चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग तो फिर इजी पड़ जाएगा, वरना क्या होगा कि ए और डी में आके फंस जाओगे, देखोगे ऊपर ना ट्रेडिशनल है ना वेस्टर्न है, तो फिर ए के साथ चले जाओगे कॉन्फिडेंटली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्रक्स ऑफ द पैसेज। चलो पढ़ते हैं। स्कीम ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ, तो ठीक है, हो सकता है भाई कोई मान रहा हो सकता है मार्क्सिस्ट स्कॉलर हो, लिखा हो, वी डू नॉट नो। सेकंड, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी। आप तो देख ही रहे हो पॉलिसी वाले क्वेश्चन सही होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिक, तो ये भी अच्छी बात कर रहा है भाई, इसको भी सही मान, मतलब गलत नहीं मान सकते। डी, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद, भाई चारों के चारों ऐसे हैं कि अब नहीं हो सकता तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। ठीक है, तो हम मतलब ज्यादा जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ये कहना चाह रहा है। दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज एसेंशियल फॉर द पुअर टू इंप्रूव देयर लाइफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड और ए लैक ऑफ, एक तो मिली लिमिटेड एक्सेस है, मिल ही नहीं रहा, और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, खरीद भी नहीं सकते, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डेली न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं प्रोवाइड हो रहा है। पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड। हर बार न्यूट्रिशन डाइट यही सब चल रहा है, तो न्यूट्रिशन की तरफ हमें ले जा रहा है भाई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। कहीं भी पैसेज में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं हुई, काट दो। ठीक,
लास्ट वाले में क्या कह रहा है, अच्छा बाकी सब न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जरा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बी कह रहा है वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, ठीक है, अभी लग रहा है। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो कहीं नहीं लिखा है। पूरा पैसेज हम लोगों ने पढ़ के गुजार दिया, कहीं भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो नहीं लिखा है। तो जो चीज नहीं लिखा है उसको हम अज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको काट दो। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पैसेज का पार्ट नहीं। देखो वैसे भले ही सही हो, लेकिन वो चीज पैसेज में होनी चाहिए, तो काट दो, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग मॉडर्न फूड, तो फूड प्रोसेसिंग की तो यार बात ही नहीं हुई कहीं। टेक्नोलॉजी वी मट विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, बात सब सही है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं हुई है ना। न्यूट्रिशन की बात हुई है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या फिर वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, यही सब बातें हैं ना, कि न्यूट्रिशन की कमी है। कहीं फूड प्रोसेसिंग का तो जिक्र ही नहीं है पूरे पैसेज में, ठीक है। बी वाला फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, बार बार इसी की बात आ रही। तो अब इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी इस तरीके की हो कि समावेशी हो, कि हर चीज में, चाहे फूड हो चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, अलग से तो मेंशन नहीं किया, हर एक चीज में फूड बेस्ड न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखोगे, जब पूरी पॉलिसी में वो चीज को लागू करोगे। तो आप देखते हो जब भी आंसर सही होता है तो एक ब्रॉड थीम वाला होता है। ये नैरो हो गया स्पेसिफिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये फूड प्रोसेसिंग, जेनेरिक सॉरी, तो ब्रॉड थीम वाला सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल, लॉजिकल भी होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए बाय, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, तो बात सही कह रहा है, आर्बिट्रेरी कर्व लगा दोगे व्हीकल्स पे तो वो डिफिकल्ट हो जाएंगे ना इंप्लीमेंट करना। सेकंड, नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव, ये भी अच्छी बात कर रहा है भाई। सी, ए हैवी पेनाल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हैवी पेनाल्टी भी लगा दी, उसके बाद विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट, बार बार, मतलब ये कोई नॉर्थ कोरिया या चाइना थोड़ी ना कि कोई टेस्ट भी नहीं हो रहा है और पेनल्टी भी लगाए रखे हो, ऐसे नहीं होता भाई, खत्म। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द आर्बिट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन, भाई जस्टिफाई कर रहे हो आर्बिट्रेरी डिसीजन को, क्या बात कर रहे हो यार, टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन। फिर वही चाइना और नॉर्थ कोरिया थोड़ी ना, आईएएस बनना वो भी भारत का, भले ही बनने के बाद कुछ भी करो, अभी डेमोक्रेटिक ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है, जो अनडेमोक्रेटिक है बनने के बाद। तो एक बार आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन व्हीकल्स और एक बार नी जर्क रिएक्शन देख लेते हैं। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन सिटीज, पॉलिसी मेकर, देख रहे हो पॉलिसी वाले क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं। पॉलिसी मेकर्स थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शंस लाइक टेम्परेरी यूज ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम फॉर व्हीकल क्लोजिंग स्कूल फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन एंड बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन आर ए वे फॉरवर्ड, ठीक है। इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, मतलब ये सब तो कर लिया तब भी एयर क्लीन नहीं है भाई, ठीक है। Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the total and taking them off the road will not make any difference, ठीक है, वो तो 1% है। Banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper, खुद ही बोल दिया arbitrary करोगे तो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो नहीं है भाषा। Diesel engines produce more particulate matter and less CO2 than petrol or CNG engine. On the other hand, both diesel and CNG produce more NOx than petrol. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting, ठीक है। आर्बिट्रेरी बैन्स ऑन व्हीकल्स दैट हैव पास मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट आर अनफेयर, खुद ही बोल दिया ना भाई, आर्बिट्रेरी कुछ भी होगा अनफेयर होगा। व्हाट इज नीडेड इज, क्या चाहिए हमें, साइंटिफिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस, कंटिन्यूइंग कह रहा है और वहां कह रहा था विदाउट पीरियोडिक, देखो उस बात को काट रहा है, ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस एंड द टेक्नोलॉजीज दैट विल वर्क टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम देम, ठीक है। साइंटिफिक चाहिए, रिलायबल चाहिए, सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। अब पहला और दूसरा पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बात सही है, आर्बिट्रेरी कर्व्स डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट है, बट इससे कुछ सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन पढ़ो। दूसरा कह रहा है कि नी जर्क रिएक्शन, तो नी जर्क क्या है भाई, कि आर्बिट्रेरी कर्व्स क्या, नी जर्क कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, बात तो सही है, बट आगे क्या कह रहा है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, तो यही तो ये कह रहा है कि साइंटिफिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो साइंटिफिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, यही तो मतलब होता है ना भाई इसका। ये जो लिखा है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ये क्या होता है, ये साइंटिफिक और रिलायबल ही तो होता है, तो बस हो गया आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फ्रेंस, लो भाई आ गया फिर लॉजिकल इन्फ्रेंस, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखा हो उसमें, इंप्लीकेशन इन्फ्रेंस कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट पहला कह रहा है इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो ठीक है भाई हो सकता है। नेक्स्ट
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा भी ठीक लग रहा है। चौथा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन, ये भी सही लग रहा है भाई। अब देख लेते हैं किस बात की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज अलग है। यहाँ पे सप्लाई चेन की बात हो रही है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे तो क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स की बात हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो सब में कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। तो एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, देख लेते हैं किसकी बात हो रही है चारों में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो कॉमन है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये तो अच्छी बात है। ए फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, मिल गया इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, अपने में से है कोई, हाँ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स मिल गया, सी वाला है। आगे क्या है, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स, तो ये तो चाहिए था, गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो ए वाला भी मिल गया, गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर और ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट। तो ये बात तो सही हो गई कि अब हमको बी और डी के साथ नहीं जाना है, ठीक है। सप्लाई चेन और ऐसी कोई बात नहीं है, दो चीजों की बात हो रही है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात होगी और बात होगी इंपॉर्टेंट एजेंडा कंट्रीज टू एंश्योर एक्सटर्नल गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब दोनों में से क्या ज्यादा बेटर हो रहा है, तो देख लो, पहले में कह रहा है, ये वाला पहले पढ़ते हैं यहां से, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी तब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलेगी। यहां क्या कह रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज टू एंश्योर एक्सेस टू, नहीं भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी, एज इट इज वो वर्ड मिलना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलेगी, एजेंडा से कुछ नहीं होता है, क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तीसरा क्या है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर की फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहां पे वाले में पढ़ते हैं क्या भाई, इंटरनेशनल, ये वाला, ए फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिल गया, दोनों चीजें साथ में चल रही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट होगा, देखो मिल गया, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो साथ में जा रहा है। समझ में आया ए और सी में सी क्यों चुना, क्योंकि वो एज इट इज पैसेज में मिलना चाहिए। नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस। कोई बात नहीं भाई, लॉजिकल और रैशनल हम देख लेंगे। क्या है, द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी ए वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, पता नहीं, तो गलत नहीं कर सकते बेसिकली, अभी जीएस की तरह देखना है। एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज बेनिफिट, ये भी अच्छी बात है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन विदाउट द, फिर वही बात, कैन नॉट नहीं हो सकता ना भाई, खत्म। नेक्स्ट, एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर, तो ठीक है, अभी तो सही लग रहा है। तो कुल मिला के एलिफेंट्स पे है और सी नहीं हो सकता, ए बी और डी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज एंड अलाउइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन, तो रीजनरेशन से लेके हर चीज अलाउ कर रहा है। विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हरकतें ये करता है, बहुत सारी चीजें करता है, देखो क्या क्या करता है, लैंडस्केप का आर्किटेक्ट है तो क्लियरिंग्स भी करता है फॉरेस्ट में, प्रिवेंट करता है आउट ग्रोथ, फिर रीजनरेशन भी करता है, तो ये सब चीजें वो कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, सस्टेनेंस हो रहा है अदर हर्बीवोरस एनिमल्स का। तो यानी ये चीजें तो छुटकी सी चीज है, मतलब पॉकेट वाली, कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इससे ब्रॉड थीम क्या निकल के आ रही, ब्रॉड थीम ये निकल के आ रही कि सस्टेनेंस हो पा रहा है इन सारी हरकतों की वजह से अदर हर्बीवोरस, तो ये ज्यादा की है, क्योंकि इन तीन हरकतों की वजह से ये बड़ी सी चीज हुई। एलिफेंट्स ईट करता है प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफेकेट इन अदर प्लांट। एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट्स एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स, तो वो होल्स भी डिग करता है विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ, यानी एलिफेंट के होने से बाकी के जीव जंतु वाइल्ड लाइफ को फायदा होता है, ठीक है।
अब पहला क्या कह रहा है, होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी ए वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। होम रेंज ऑफ एलिफेंट ऐसी तो कोई बात नहीं कि उसको पनपने के लिए बहुत ज्यादा वास्ट एरिया और रिच बायोडाइवर्सिटी चाहिए। वो बेचारा तो खुद ही सब कुछ कर रहा है। देखो ड्रॉट है तो डिग कर रहा है होल्स, फिर उसके डंग से नरिशमेंट मिल रहा है, यानी उसकी मदद से बाकी लोग पनप रहे हैं। और पहला वाला क्या कह रहा है, उसको खुद पनपने के लिए बहुत ज्यादा वो सब चाहिए बायोडाइवर्सिटी। ये तो जस्ट उल्टा दे रहा है, रिवर्स लॉजिक, तो गलत हो गया। बी पढ़ते हैं, एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। देखो एज इट इज ये बोल रहा है कि नहीं, एलिफेंट्स जो काम करते हैं उससे बेनिफिट होता है अदर वाइल्ड लाइफ, बेनिफिट होता है ना अदर वाइल्ड लाइफ, तो यही तो बोल रहा बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ये वाला ज्यादा सही जा रहा अभी तक। डी भी पढ़ते हैं, एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग विद स्पीशीज एज पर, बिल्कुल सही, रीजनरेशन कर रहा है, लेकिन वो छुटकू सी बात है। कर तो वो और भी काम रहा है, देखो क्लियरिंग्स कर रहा है, प्रिवेंटिंग कर रहा है, ओवर ग्रोथ प्रिवेंट कर रहा है ना, ओवर ग्रोथ, क्लियरिंग भी फॉरेस्ट की, रीजनरेशन भी। कर तो ऐसे 3 काम रहा है जिससे ब्रॉडर चीज क्या हो रही, सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस, जिससे बाकी जो एनिमल्स हैं हर्बीवोर उनका सस्टेनेंस हो रहा है। तो जो बाकी हैं उनका सस्टेनेंस हो रहा है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो बेनिफिट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। तो बी और डी दोनों पैसेज में दिए हैं, लेकिन ये एक छुटकू सी बात है, छुटकू सी एक। और यहाँ क्या चाहिए हमें, लॉजिकल और रैशनल। तो ब्रॉड थीम क्या है, वो बेनिफिट कर रहा है डाइवर्सिटी को, ठीक है। अब ये रीजनरेटिंग इसमें कवर हो गया आपका, बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made। कुछ assumptions, अब assumptions अपने मन से नहीं मानने जीएस वाले, जो पैसेज में होना चाहिए। पहला देखते हैं, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। क्यों भाई, ये तो देख के गलत लग रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ क्यों होना चाहिए। अभी ऊपर कितनी बार यही तरीके का क्वेश्चन गलत हो चुका है कि खाली गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी। भाई गवर्नमेंट क्यों करेगी, प्राइवेट क्यों नहीं करेगा, पीपीपी मॉडल क्यों नहीं चलेगा, सीएसआर क्यों नहीं होगा, या कोई ग्राम सभा, मतलब जम नहीं रहा है, ठीक है, एनजीओ क्यों नहीं करेगा, काम ही क्या है फिर एनजीओ का। नेक्स्ट, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। फिर वही बात, सारी बात प्राइवेट पे डाल दी। तो भाई ये हमारी इसरो डीआरडीओ जो ये करती है, ये मतलब क्या बेवकूफ बैठे हैं। एचएएल अभी पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, सिर्फ प्राइवेट, तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं भाई, डी मार दो, खत्म। सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेट, ऐसा नहीं होता है। बुद्धा का पाथ, स्वीट सिंथेसिस, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें तो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द मैसेज। अब वो कुछ भी बदल दे, क्रक्स बोल दे, लॉजिकल बोल दे, रैशनल बोल दे, इन्फ्लुएंस का फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पढ़ो, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। नहीं भाई, इनएक्सपेंसिव कैसे होगी, वरना हम कर ही नहीं रहे होते। अगर ये इनएक्सपेंसिव, देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी में दिक्कत ही यही होती कि ये बात तो मैंने जीएस में कितनी बार बताई, नई टेक्नोलॉजी बस सब चीजों में अच्छी है, वो महंगी ज्यादा होती, तो इनएक्सपेंसिव नहीं एक्सपेंसिव होती, वरना हम कर ही रहे होते ना भाई, क्या दिक्कत थी फिर, क्यों नहीं कर रहे हैं, काट दो। सेकेंड, बायोमेथनेशन इज द मोस्ट आइडियल, लो मिल गया, मोस्ट आइडियल वे जैसा गलत होता है भाई, ये तो जीएस वाला हो गया ना, मोस्ट आइडियल वे जैसा कुछ थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग, हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल इज नॉट एडिक्वेट, लो भाई, नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफेक्टिवली। कैसे हो सकता है नॉट एडिक्वेट, पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसको, तो सीधे सी मार दो, काम खत्म। बाकी सब में तो दिख ही गया होगा, इनएक्सपेंसिव, मोस्ट आइडियल, नॉट एडिक्वेट, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड, भाई क्या बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली, कुछ भी कर लो कहीं भी कर लो अनसेफ ही होती है सबके लिए, तो फिर हम सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बना क्यों रहे हैं और दुनिया खरीद क्यों नहीं इतना महंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, भाई ये तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, चलो ये तो होना ही चाहिए, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एजुकेट होने चाहिए। देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर, लो पहली लाइन में उसको काट दिया, इनहेरेंटली सेफर है दिया। Reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused. Farmers and consumers ना सिर्फ confused हैं, एक तो ये लोग confused हैं कि क्या product are best for them, sometimes use products in a way that could harm as well, ठीक है। तो for example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals, heavy metals. Certain plant sprays such as datura, flower and leaf spray have an element called atropine if it is, क्या कह रहा है,
इफ इट इज नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर पे भी हो सकता है अगर वो राइट उसमें नहीं यूज किया। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च। ठीक है, तो वही बात है कि सेकंड वाला तो बिल्कुल सही जा रहा है कि फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स कंफ्यूज है, उनको कुछ कुछ पता ही नहीं कि क्या चीज उसको हार्म कर सकती है, और कंज्यूमर को अगर नहीं पता होगा तो फिर वो कोई चीज हार्म कर सकती है। तो अब पहला वाला तो गलत हो ही गया। दूसरा वाला क्या कह रहा है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। तो भाई फार्मर्स को पता चलेगा तो वो धतूरा तूरा नहीं यूज करेंगे, कंज्यूमर्स को पता चलेगा तो वो वैसा अनफ्रेंडली चीज खाएंगे नहीं। तो ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, तो बी हो गया। वैसे भी बन सकता था बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल। एक तो लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, कन्वेड बाय द ऑथर। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। वाह भाई वाह, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ही मत करो, खत्म। देख रहे हो, देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स को खत्म। देख रहे हो, जीएस की तरह हो रहा है बिल्कुल। सी इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। ये तो अभी बोल ही रहे थे कि फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, दोनों को ही ये एजुकेशन की जरूरत है इको फ्रेंडली फूड के बारे में। तो फिलहाल ये सही है, काटेंगे नहीं। नेक्स्ट, एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। वाह भाई वाह वाह वाह, लैंग्वेज देख रहे हो आप कैसे जीएस वाली है। देयर इज नो ग्लोबल मार्केट, बताइए, नो ग्लोबल मार्केट। तो ये जो ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, ठीक है, सिक्किम, तो ये सारा एक्सपोर्ट ही तो कर रहा है। तो किसको कर रहा है, एलियंस को कर रहा है, पता भी नहीं करने की जरूरत है। सी हो गया, बस खत्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे डिस्कस कर लिए। कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। क्या, टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट। कैसी बात कर रहे हो यार, मोनोकल्चर इनएविटेबल है इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल। ये भी बोल दिया कि उससे मॉल न्यूट्रिशन एड्रेस नहीं हो रहा, तो कैसी बात करते हो, खत्म। ये तो जीएस के बेसिस पे ही हमने उड़ा दिया। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ये तो यही बात तो कह रहा है कि अगर हम मोनोकल्चर पे ही निर्भर हो जाएंगे तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये तो बात सही कह रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन। तो ये तो अच्छी बात है, पॉलिसी और वो भी ब्रॉड फ्रेमवर्क। देखो ये स्टेटमेंट सिर्फ इसी बार में कितनी बार सही हो गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी फूड प्लानिंग इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन। बात देख रहे हो, तीसरी चौथी बार सही हो रहा है ये। दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है भाई, चौथा पढ़ते हैं। For the present monoculture agriculture practices, farmers receive subsidies in various ways and government offers remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। ये do not वाली लैंग्वेज आपको पता है जीएस में हम काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स को इतना ज्यादा पैसा और वो सब सरकार देती तो वो कंसीडर ही नहीं करते हैं क्रॉप डाइवर्सिटी। तो भाई सिक्किम स्टेट वो ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बन गया, बट चौथा मैं काट नहीं पाऊंगा, सही बता रहा हूँ एग्जाम में। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये बात तो तय है कि सेकंड और थर्ड तो सही है। 2 3 4 कहीं दे रखा है एक साथ, पहले तो यही देख लेते हैं। तो 4 तो हो नहीं सकता, काट दो। 4 हो नहीं सकता, काट दो। 4 कह रहा हूँ, ये गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया। 1 हो नहीं सकता, काट दो। 1 हो नहीं सकता है, काट दो। ठीक है, 2 और 3 तो सही, तो 2 और 3 एक ही बार सही है, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं भाई, हो गया काम खत्म। तो आप देख रहे हो एग्जाम कंडीशन में इस तरीके से आपको कॉम्प्रीहेंशन बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप पैसेज पढ़िए, पहले आप आंसर पढ़िए, फिर उसके बाद जरूरत हो तो ही क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ हेल्प मिल रही होगी। और इसके बाद भी देखो जीएस के कुछ क्वेश्चन में मुझे पता है 2019 से 22 में मैंने कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। तो उनमें जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, मैं फिर से लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट में सब लोग वो क्वेश्चन एक बार लिख दें ईयर के साथ कि 2022 में इस साल में ये क्वेश्चन था, इस साल में ये क्वेश्चन था, ताकि उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर ताकि वो डिस्कस कर सकें। और एक मैं सोच रहा हूँ एक और सेशन रख लेंगे कल या परसों में, उसमें फिर सबके ही जो डाउट्स होंगे 1 घंटे में, जितने भी लोग बस टेलीग्राम पे हैं उन्हीं के लिए, तो हम लोग मिलकर जिसके भी जो भी डाउट्स होंगे कि किसमें क्या चीज़ लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा ये जो सेशन है। ऑल द बेस्ट।